48 लॉज ऑफ पावर के पार्ट 1 और पार्ट 2 तक आपने देखा कि पावर कैसे बिल्ड होती है, पावर कैसे दिखाई जाती है और पावर कैसे साइलेंटली ऑपरेट होती है। पार्ट 1 और पार्ट 2 का हर एक लॉ एक डिसीजन है, यूज इट और गेट यूज्ड बाय इट। और आज हम लोग पहुंच चुके हैं इस वीडियो के फिनाले पे। वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर। ये लॉज तुम्हें विनर बना सकते हो और अगर गलत तरीके से यूज किया तो एक विलन भी। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब क्या बन गए। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है या फिर आपको याद नहीं है तो यहाँ पे जाके क्लिक कर लेना और चेक कर लेना, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से चेक कर लेना। पहले आपको वो देखने पड़ेंगे क्योंकि ये वीडियो बिना उस फाउंडेशन के इनकम्प्लीट है। इस वीडियो में हम लोग लॉ नंबर 34 से 48 तक जानने वाले हैं। ये लॉस तुम्हें सिखाते हैं कैसे स्टेटस मेंटेन होता है, कैसे टाइमिंग से गेम पलट जाता है और कैसे बिना फोर्स किए कंट्रोल किया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे पावर के पीक पे जाके भी खुद को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता। इसीलिए इसे सिर्फ सुनना मत, ऑब्जर्व करना, पैटर्न्स पिक करना और इसके नोट जरूर लेना। तो चलो शुरू करते हैं विद लॉ नंबर 34, बी रॉयल इन योर ओन फैशन। देखो, जैसे तुम अपने आप को ट्रीट करते हो दुनिया भी तुम्हें वैसे ही ट्रीट करती है। ये लॉ बहुत ज्यादा सिंपल है लेकिन लोगों को सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय भी यही लॉ करता है। सोचो, एक बंदा है जो हर मीटिंग में एकदम सॉरी बोल के एंट्री लेता है। सॉरी आई एम लेट, सॉरी एक डाउट था, सॉरी मैं गलत भी हो सकता हूँ लेकिन मेरा ये सवाल था। सिर्फ सॉरी सॉरी सॉरी, उसको कोई भी सीरियसली नहीं लेता। अब वहीं पे दूसरी तरफ एक और बंदा है सेम रूम में सेम लेवल का, बट वो बोलता है मेरे पास एक पॉइंट है, सुनो। ऐसे बंदे को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। इन दोनों में डिफरेंस क्या था? टैलेंट इन दोनों का बिल्कुल सेम था लेकिन इनकी एनर्जी डिफरेंट थी। और ये जो बेगिंग एनर्जी होती है ना, वो सबसे बड़ा पावर किलर होती है। एक के पास अथॉरिटी वाली एनर्जी थी और दूसरे के पास बेगिंग एनर्जी। देखो, जब भी तुम कोई भी चीज ओवर एक्सप्लेन करते हो, जब भी तुम चीजों को जस्टिफाई करते हो, जब भी तुम एक नो बोलने के लिए 4 रीजंस देते हो, तुम अपनी रॉयल्टी वहां पे खो देते हो। और यहाँ पे आपका सबसे बड़ा पावर मूव क्या हो सकता है? काम स्टैंडर्ड्स, स्लो स्पीच एंड क्लीन नो। नो का मतलब नो होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन ऑप्शनल है लेकिन नेसेसरी नहीं। उसके बाद बढ़ते हैं लॉ नंबर 35 पे, विच इज मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। देखो, गलत वक्त पे सही मूव भी एक टाइप से सुसाइड होता है। ये लॉ ना सबसे ज्यादा अंडररेटेड है और सबसे ज्यादा लोगों को बर्बाद करता है। देखो, तुमने लाइफ में सब कुछ सही किया, स्ट्रैटेजी सही थी, एग्जीक्यूशन सही था, इंटेंट सही था, लेकिन अगर आपकी टाइमिंग गलत है तो आपकी सारी मेहनत वेस्ट होने वाली है। एग्जाम्पल, तुमने किसी को मैसेज किया अपना स्टार्टअप आइडिया पिच करने के लिए, लेकिन उस दिन उसका मूड खराब था, मूड ऑफ था, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था। तो भले ही तुम्हारा आइडिया कितना भी ब्रिलियंट था, बट उसने एक लाइन में रिजेक्ट कर दिया। क्या आप यहाँ पे समझे? आपका आइडिया गलत नहीं था, आपका वक्त यहाँ पे गलत था। यहाँ पे ना आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है इम्पेशंस। जब तुम्हें लगता है कि अभी बोलना जरूरी है या फिर अभी करना जरूरी है या फिर अभी रिएक्ट करना जरूरी है, वही मोमेंट है जब तुम्हें नहीं करना चाहिए। आपको पॉज करके एक लंबी सांस लेके बस ऑब्जर्व करना है। सबको इमोशनल होने दो, सबको बकबक करने दो, सबको थक जाने दो और फिर ही तुम बोलो। तभी जाके आपकी वो एक लाइन इतनी ज्यादा पावरफुल होगी जितनी उनकी 50 लाइन्स। इसके बाद बढ़ते हैं लॉ नंबर 36 पे, डिस्डेन थिंग्स यू कैन नॉट हैव। किसी को भी इग्नोर करना ना मेरे टाइप से एक पावर का साइलेंट चाटा है। देखो, दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं। एक जो रिजेक्ट होने के बाद भी बार बार मुंह उठा के वापस आते हैं, और दूसरे जो रिजेक्ट होने के बाद ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पहले वाले लोग होते हैं ना, उन्हें और भी ज्यादा रिजेक्शन मिलते हैं, और जो दूसरे वाले होते हैं उन्हें लोग खुद अपने पास वापस बुलाते हैं। क्यों? बिकॉज डेस्परेशन एक टाइप से किसी को भी रेपेल करती है, और ये जो इंडिफरेंस होता है वो किसी को भी अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने किसी भी ग्रुप में एंट्री मांगी, उन्होंने मना कर दिया। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, एक बार और ट्राई करो, मैसेज करो, प्रूव करो कि तुम वर्दी हो, और दूसरा मूव ऑन करो, उस बात को वहीं पे छोड़ दो और अपना काम करो और ऐसा बिहेव करो जैसे उनका एग्जिस्टेंस तुम्हें मैटर ही नहीं करता। आप अगर यहाँ पे ऑप्शन 2 चूज करोगे तो वो लोग खुद सोचेंगे कि इसको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, शायद इसे हमसे बेटर कुछ मिल गया, और ये जो इनसिक्योरिटी है वो उनके अंदर आ जाएगी, तुम्हारे अंदर नहीं। लाइफ में सबसे बड़ा मिस्टेक होता है चेज करना। जितना तुम चेज करोगे उतना वो भागेंगे। ये बात ना जितनी रिलेशनशिप में सच है उतनी ही बिजनेस में सच है और सोशल सर्कल्स में भी। सो ऑलवेज स्टे अनअफेक्टेड एंड मूव फॉरवर्ड पब्लिकली। और याद रखना, जब भी तुम किसी चीज को इंपॉर्टेंस देना बंद करते हो उसकी पावर तुम्हारे ऊपर से खत्म हो जाती है। और ये शायद आपके लाइफ का सबसे बड़ा फ्लेक्स हो सकता है कि आप बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हो। उसके बाद बढ़ते
करते हैं लॉ नंबर 37 पे, क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टेकल्स। ये लॉ आपके लिए समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया में 90% ऑफ द लोग फैक्ट से कन्विंस नहीं होते, वो हमेशा एक फील से कन्विंस होते हैं। तुम ना किसी को भी 10 स्लाइड दिखा दो डेटा के साथ, वो भूल जाएगा, लेकिन वहीं पे तुम एक पावरफुल एंट्री मारो, एक ड्रामेटिक रिवील करो और एक ऐसी चीज करो जो लोगों को एक्सपेक्टेड ही नहीं थी, तो वो हमेशा आपको याद रखेंगे। एग्जांपल के लिए स्टीव जॉब्स को देखो, उन्होंने कभी भी सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया, उन्होंने एक स्पेक्टेकल क्रिएट किया। उनके ये 3 वर्ड्स, वन मोर थिंग, ये दुनिया के सबसे पावरफुल प्रोडक्ट रिवील लाइंस बन गए। अब देखा जाए तो ये एकदम 3 सिंपल वर्ड्स है, लेकिन उन्होंने उन वर्ड्स का एक मूवमेंट बना दिया। तुम्हारे लाइफ में भी यही है, तुम अपना काम साइलेंटली करोगे, ठीक है, रिस्पेक्ट मिलेगी, बट जब तुम अपने काम को एक मूवमेंट बना के प्रेजेंट करोगे तो उसका इंपैक्ट रहेगा। और मूवमेंट बनाने का मतलब चिल्ला चिल्ला के ये नहीं कहना है कि देखो मैं हूं, देखो मैं हूं। मूवमेंट ऐसी चीज होती है जो एक बार होता है और लोग उसे हमेशा के लिए याद रखते हैं। अब एक बार ये मूवमेंट वाला फंडा आप समझ चुके हो तो बढ़ते हैं लॉ नंबर 38 पे, थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। देखो याद रखना, अलग दिखोगे तो हमेशा टारगेट बनोगे। देखो दुनिया में ना हर जगह पे एक सिस्टम है, ऑफिस में एक कल्चर है, फ्रेंड सर्कल में एक वाइब है और फैमिली में एक पैटर्न नजर आता है। और जब भी तुम उस सिस्टम के अगेंस्ट जाते हो और वो भी ओपनली, तो सिस्टम तुम्हें अपना एनिमी मान लेता है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी थिंकिंग चेंज करो, अंदर से आपको जो भी सोचना है ना वो सोचो, प्लान करो, स्ट्रेटेजी बनाओ, बट बाहर से ब्लेंड करना सीखो। सोचो एक ऑफिस है जहाँ पे सब लोग हाँ सर हाँ सर हाँ सर करते हैं और तुम वहां पे आए और पहले दिन से आपने बोलना शुरू किया कि ये गलत है, वो गलत है, ये सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अब इससे होगा क्या, तुम चाहे कितनी भी सही क्यों ना रहो, लेकिन तुम पहले ही दिन पे सबका टारगेट बन जाओगे। और वही भी कोई दूसरा बंदा आता है, वो भी सब समझता है, उसे भी पता है कि ये चीज गलत है, बट वो चुप रहता है, स्मार्टली ऑब्जर्व करता है, सबके साथ नॉर्मली बिहेव करता है। और जब उनके पास इनफ पावर आ जाती है तब वो क्वाइटली सिस्टम को अपने हिसाब से चेंज करता है। अब ये जो पहला बंदा है ना, उसे मैं एक रेबल की कैटेगरी में डालूंगा, जो सबसे घटिया चीज होती है। ये रेबल्स ऐसे लोग होते हैं ना जो बिना सोचे समझे बस सबके अगेंस्ट जाना चाहते हैं। और वहीं पे दूसरा बंदा है एक स्ट्रैटेजिस्ट, वो एक स्मार्ट चेस प्लेयर जैसा है जो अपनी मूव कब खेलना है ये जानता है। हमेशा याद रखना, एक रेबल को लोग भले ही याद रखते हैं लेकिन एक स्ट्रैटेजिस्ट को लोग फॉलो करते हैं। और ये रेबेलियन या फिर रेबल बनना एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है आपके लाइफ का, क्योंकि हर चीज पे स्टैंड लेना जरूरी नहीं है, हर ओपिनियन पब्लिकली बोलना जरूरी नहीं है, कुछ बैटल्स साइलेंटली भी जीती जा सकती है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ब्लेंड इन, ऑब्जर्व एंड बिल्ड पावर क्वाइटली। और जब सब कंफर्टेबल हो जाए आपके साथ तभी तुम अपना मूव खेलो, क्योंकि तब तक तुम इस सिस्टम के इतने ज्यादा डीप ऑलरेडी घुस चुके होगे कि तुम्हें वहां से कोई निकाल नहीं पाएगा। अब इसके बाद आता है लॉ नंबर 39 पे, स्टीर अप वाटर्स टू कैच फिश। देखो जब भी कुछ स्मूथ चल रहा होता है किसी को किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ती, सब अपने आप में खुश रहते हैं, सब कंफर्टेबल होते हैं और तुम हो या नहीं इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब भी केओस आता है, टेंशन हाई होती है, इमरजेंसी होती है, जब किसी भी टाइप की पैनिक सिचुएशन होती है, तब लोगों को एक लीडर चाहिए होता है। तब लोगों को एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जो काम है, सोल्यूशन दे, जो डायरेक्शन दे सके। और ये लॉ कहता है कि कभी कभी लीडर बनने के लिए आपको वो केओस क्रिएट करना पड़ता है। एक टाइप से आपको एक कंट्रोल टेंशन क्रिएट करना होता है और एक कैलकुलेटेड अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ती है। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम ड्रामा करने लग जाओ या फिर झगड़ा करो। प्लेन सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊं तो यहाँ पे आपको बस एक सिचुएशन में जस्ट इनफ डिस्कम्फर्ट इंट्रोड्यूस करना है कि लोग रिएक्ट करें, और जब भी वो इमोशनली रिएक्ट कर रहे हो तो आप वहां पे जाके उन्हें शांत करो, उनके लिए एक सोल्यूशन लेके आओ। यहाँ पे शायद आपका सबसे बड़ा मिस्टेक हो सकता है, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, कि इमोशनल बनना। हो सकता है तुमने खुद वाटर स्टीयर किया और तुम उसी पानी में डूब गए, तो मेक श्योर आप अपने दिमाग में सबसे पहले एक रिएक्शन और एक रिस्पॉन्डिंग का फर्क समझ लो। उसके बाद जाते हैं लॉ नंबर 40 पे, डिस्पाइज द फ्री लंच। एक चीज याद रखना, फ्री चीज कभी भी फ्री नहीं होती। मैं तो कह रहा हूँ ये लॉ ना हर 20 साल के बंदे को टैटू करवा के लेना चाहिए। जब भी तुम्हें कोई भी फ्री में कुछ भी देता है, एक गिफ्ट, एक हेल्प, एक फेवर, एक अपॉर्चुनिटी, तो एक इनविजिबल थ्रेड तुमसे अटैच हो जाता है। तुम्हें वो दिखेगा नहीं लेकिन वो वहां पे मौजूद है, और जब वो थ्रेड पुल होगा ना तो तुम्हें वो करना पड़ेगा जो तुम कभी भी नहीं करना चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी सीनियर ने तुम्हारी हेल्प की, फ्री में गाइडेंस दिया, टाइम दिया, अब 6 महीने बाद वो तुमसे कुछ मांगता है जो तुम्हें कंफर्टेबल नहीं लगता, बट यहाँ पे तुम मना नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो इनविजिबल डेप्थ है तुम्हारे ऊपर। तो लाइफ में ना ये सारी फ्री चीजें इससे उससे लेकर कभी भी अपने ऊपर एक डिपेंडेंसी क्रिएट मत करो। दुनिया में सबसे पावरफुल लोग वो है जिन्होंने कभी किसी का एहसान नहीं लिया, जो कुछ भी बने हैं वो अपनी मेहनत से बने हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं।
जितने ज्यादा तुम फ्री में फेवर्स लोगे उतनी ज्यादा तुम्हारे ऊपर स्ट्रिंग्स अटैच हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप एक इंसान से एक पपेट कब बन गए। इसको अगर आपको काउंटर करना है तो हमेशा पे फॉर योर वे, यानी हर चीज की कॉस्ट दो, चाहे पैसे से, चाहे वैल्यू से, चाहे एफर्ट से, बट कोई भी चीज फ्री में मत लो। आपकी ये जो फ्रीडम है वो कभी भी आपको फ्री में ट्रेड नहीं करनी चाहिए। इसके बाद बढ़ते हैं लॉ नंबर 41 पे, विच इज अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन शूज। ये लॉ उन लोगों के लिए है जो किसी सक्सेसफुल इंसान की जगह ले रहे हैं, चाहे जॉब में, चाहे बिजनेस में, या फिर चाहे फैमिली में। एग्जांपल मान लो, एक कंपनी में एक लेजेंडरी बॉस था, सब उससे प्यार करते थे, लेकिन अब वो चला गया और तुम्हें उसकी जगह डाला गया है। और जब तुम आए तो तुमने सब कुछ वैसे ही करने की कोशिश की जैसे वो करता था, सेम स्टाइल में, सेम अप्रोच के साथ, सेम डिसीजंस लेके। लेकिन हुआ क्या, हर चीज में आपको मिला सिर्फ एक कंपैरिजन। और ऐसे सिचुएशन में ना आप हमेशा बस सेकंड बेस्ट बन के रह जाओगे, क्योंकि वो ओरिजिनल था और आप उसकी एक कॉपी हो। ये तब भी होता है जब आप अपने फैमिली में अपने पापा से बिजनेस संभालते हो, जब भी तुम किसी फेमस क्रिएटर की स्टाइल कॉपी करते हो, या फिर जब भी तुम किसी की लेगेसी कंटिन्यू करने की कोशिश करते हो। अगर आप कॉपी करोगे तो आप कॉपी ही रहोगे, कभी भी ओरिजिनल नहीं बन पाओगे। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर, रीफ्रेम द एंटायर रोल। नए रूल्स बनाओ, नई आइडेंटिटी बनाओ, लोगों को दिखाओ कि ये एक नया चैप्टर है, किसी भी टाइप का सीक्वल या फिर रीमेक नहीं है। तुम्हें ना तुम्हारे प्रेडिसेसर से बेटर होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अलग होने की जरूरत है। इसके बाद बढ़ते हैं लॉ नंबर 42 पे, स्ट्राइक द शेपर्ड एंड द शीप विल स्कैटर। हमेशा याद रखना, प्रॉब्लम कभी क्राउड नहीं होती, प्रॉब्लम उसका सोर्स होती है। अगर आप ये लॉ समझ गए ना तो आप 80% जिंदगी के कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व कर दोगे। फॉर एग्जांपल मान लो आपके कॉलेज में कोई ग्रुप है जो आपके अगेंस्ट बात करता है। हर बार जब भी दोस्त मिलते हैं तो वो आपको नीचा दिखाते हैं, आपकी कही गई बातों का मजाक उड़ाते हैं, आपकी कही गई आइडियाज को रिजेक्ट करते हैं। अब आप सोच रहे हो कि मैं इस पूरे ग्रुप से लड़ूंगा, लेकिन ये आपका सबसे बड़ा गलत मूव हो सकता है, क्योंकि ये 1v5 या फिर 1v10 की फाइट हो जाएगी और आप इस फाइट में घुस के बस अपनी हार पक्की कर रहे हो। इसलिए हमेशा याद रखना, उस ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होगा जो ये सब कुछ ड्राइव कर रहा होगा, एक टाइप से एक इंस्टिगेटर, एक टाइप से एक शेपर्ड। और ये जो बाकी सारे लोग हैं ना, वो बस शीप है, वो उसकी डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं। वो इसलिए तुम्हारे अगेंस्ट है क्योंकि वो एक बंदा उन्हें लीड कर रहा है। अब अगर आप 10 लोगों से लड़ोगे तो आप हार जाओगे, एनर्जी खत्म हो जाएगी, रेपुटेशन पे डैमेज आएगा। बट बस स्मार्टली यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिस्ट की तरह सोचो, अगर तुम उस एक बंदे को न्यूट्रलाइज कर दो तो बाकी 9 अपने आप बिखर जाएंगे, क्योंकि उनका खुद का अपना कोई एजेंडा नहीं था, उनका कोई मोटिव नहीं था, वो बस उसे फॉलो कर रहे थे। जिस तरह ये कॉलेज ग्रुप में होता है उसी तरह ये ऑफिस पॉलिटिक्स में भी होता है, ऑनलाइन हेट में भी होता है और सोशल सर्कल्स में भी होता है। हमेशा हमेशा आपको बस एक ही सोर्स मिलेगा, इसलिए हमेशा ऑब्जर्व करो और पता लगाओ कि वहां का सोर्स कौन है, कौन वो ऐसा एक इंसान है जिसके बिना ये पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। और फिर सिर्फ और सिर्फ उसी पे अपना फोकस करो। अब उस पे फोकस करना मतलब डायरेक्टली उसे जाके बोलना नहीं होता, कभी कभी उसे पूरे ग्रुप से आइसोलेट करना भी काफी होता है, कभी कभी उसकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करना भी काफी होता है। बेसिकली आपको उससे उसके ही ग्रुप से थोड़ा दूर करना है, और जैसे ही ये शेफर्ड हट गया वैसे ही सारी शीप स्कैटर्ड हो जाएंगी। अब इसके बाद आते हैं लॉ नंबर 43 पे, वर्क ऑन हार्ट्स एंड माइंड्स। ये लॉ हर उस इंसान को समझना जरूरी है जो आज किसी लेवल पे लीड कर रहा है या फ्यूचर में किसी को लीड करने की सोच रहा है। चाहे फिर आप टीम मैनेज कर रहे हो, एक बिजनेस ओनर हो, या फिर फैमिली में सबसे एल्डेस्ट हो। लगभग सारे लोग ये सोचते हैं कि ऑथोरिटी मतलब पावर होता है, मैं बोलूंगा तो ये करना चाहिए, मैं बोलूंगा तो वो करना चाहिए। और शायद से लोग करते भी है क्योंकि उन्हें करना पड़ता है, उनके पास ऑप्शन नहीं है। इसे ना मैं कंप्लायंस कहूंगा, लॉयल्टी नहीं। और कंप्लायंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि जिस दिन तुम्हारी ऑथोरिटी खत्म हो जाएगी उस दिन लोग तुम्हारी इज्जत भी करना छोड़ देंगे और तुम्हारी बात भी मानना छोड़ देंगे। अब ये सब इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ फील ही नहीं किया, उन्होंने सिर्फ तुम्हारे डर की वजह से काम किया। अब वहीं पे दूसरा बंदा है जो फोर्स नहीं लगाता, वो लोगों को फील कराता है कि वो स्पेशल है, और आपको ये नजर आया कि लोग उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है, बिना पूछे, बिना फोर्स किए। इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि पहला बंदा एक बॉस होता है और दूसरा बंदा एक लीडर होता है। एक बॉस के लिए लोग काम करते हैं और एक लीडर के लिए लोग लड़ते हैं। यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है सिर्फ ऑथोरिटी पे रिलाई करना, सिर्फ पोजीशन पे रिलाई करना। लेकिन अगर आप लोगों को इंपॉर्टेंट फील करवाओगे, उन्हें स्पेशल फील करवाओगे, तो वो आपके लिए लड़ने के लिए भी रेडी हो जाएंगे। हमेशा एक चीज याद रखना, लोगों का दिमाग जीतना मुश्किल है, इसलिए उनका दिल जीतो, उनका दिमाग आपके पास फ्री में आ जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं लॉ नंबर 44 पे, डिसआर्म एंड इन्फ्यूरिएट विथ मिरर इफेक्ट। देखो लोग ना एक टाइप से अपना रिजेक्शन हैंडल नहीं कर पाते, इसलिए ये लॉ सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल अटैक हो सकता है बिना अपना हाथ उठाए, बिना अपनी आवाज उठाए। मान लो अगर कोई तुम्हारे साथ अग्रेसिव है, तुम्हारे ऊपर चिल्ला रहा है, तुम्हें प्रोवोक कर रहा है, तो नॉर्मल इंसान क्या करेगा? वापस चिल्लाएगा, डिफेंड करेगा, रिएक्ट करेगा। और जब भी तुम ऐसे रिएक्शन देते हो तब तुम उसके हाथ में अपना गेम दे देते हो। अचानक से आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन आप उसके रूल से खेलने लगते हो। अब यही पे रोल आता है एक मिरर इफेक्ट का।
यहाँ पे तुम वही करोगे जो वो कर रहा है, लेकिन कामली। अगर वो एग्रेशन दिखा रहा है तो तुम भी वही सेम वर्ड्स यूज करो, लेकिन डेड काम टोन में। अगर वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो तुम भी उसे इग्नोर करो। अगर वो आपके ऊपर मैनिपुलेशन यूज कर रहा है तो तुम भी एग्जैक्ट वही टेक्निक उसके ऊपर यूज करो। अब इससे होता क्या है, उसे अपना ही बिहेवियर वापस मिरर के जैसे दिखता है। और ऐसे मैनिपुलेटिव लोगों को ना अपना खुद का रिफ्लेक्शन देखना सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल करता है, क्योंकि यहाँ पे आप ना उनसे लड़ नहीं रहे, आप बस उन्हें अपने आप से मिला रहे हो। इसलिए उन्हें हमेशा अपने मिरर का एक आईना दिखाओ, बिना एक भी बार बोले कि तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो। वो खुद इस चीज को समझ जाएंगे और वो खुद अनकंफर्टेबल फील होना शुरू कर देंगे। इसके बाद बढ़ते हैं लॉ नंबर 45 पे, प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। जैसे मैंने पहले कहा था, एक सडन चेंज का मतलब होता है रेबेलियन, बीइंग रेबल। ये लॉ उन लोगों के लिए है जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सिस्टम चेंज करना चाहते हैं, कल्चर चेंज करना चाहते हैं, रूल्स चेंज करना चाहते हैं। और ऐसे लोग ना इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि वो सब कुछ एक साथ बदलने का सोचते हैं, और इसी वजह से सारे लोग उनके अगेंस्ट हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को चेंज से डर लगता है। फिर चाहे वो चेंज कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी जरूरी क्यों ना हो, हम जो इंसान है ना, फंडामेंटली एक कंफर्ट जोन क्रिएचर है। और जब भी तुम एक साथ बहुत कुछ बदल देते हो तो उनके कंफर्ट जोन पे अटैक होता है और वो तुम्हें अपना एनिमी मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो आप एक नए मैनेजर बने हो टीम में और पहले ही हफ्ते में आपने मीटिंग का स्ट्रक्चर बदल दिया, रिपोर्टिंग सिस्टम चेंज कर दिया, सीटिंग अरेंजमेंट चेंज कर दिया। हर एक चेंज जो आपने किया ना, वो आपको इंडिविजुअली लॉजिकल लग रहा है, बट सब कुछ एक साथ करना इट इज इलॉजिकल। मैं लिख के दे रहा हूँ, टीम तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी, और वो भी गारंटीड। यही चीज फैमिली में भी होती है। तुम जब घर आते हो कॉलेज से और सडनली सब कुछ रूल्स चैलेंज करने लगते हो, जैसे खाना, टाइमिंग, लाइफस्टाइल, डिसीजन, सारी चीजें। जब आप ये सारी चीजें एक साथ करने लगते हो ना, तो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। और किसी भी टाइप के चेंज में सबसे बड़ा एनिमी आपका होता है स्पीड। आपको चीजों को स्टेबलाइज होने का मौका देना पड़ता है, फिर ग्रेजुअली आपको चेंज करना पड़ता है। यानी बस एक टाइम पे एक ही चीज चेंज करो और लोगों को थोड़ा एडजस्ट होने दो, और हमेशा उन्हें ये फील करने दो कि वो चेंज उनकी खुद की चॉइस है, आपकी नहीं। धीरे धीरे ये चीज बस 6 महीने के लिए करते जाओगे, और जब तुम 6 महीने बाद पीछे देखोगे तो आपको ये नजर आएगा कि सब कुछ बदल चुका होगा, लेकिन लकीली किसी को पता भी नहीं चला। ये जो चेंज था वो इतना स्मूथ था कि किसी ने नोटिस भी नहीं किया। इसके बाद बढ़ते लॉ नंबर 46 पे, नेवर अपीयर टू मच परफेक्ट। ये ना थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव लॉ है। परफेक्ट लोग ना एडमायर नहीं होते, वो हेट किए जाते हैं। तुम्हें शायद लगता होगा जितना ज्यादा परफेक्ट दिखोगे उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। जितना ज्यादा परफेक्ट बनोगे, जितना ज्यादा परफेक्ट दिखोगे, उतनी ही ज्यादा इनसिक्योरिटी पैदा करोगे आप दूसरों में। और इनसिक्योर लोग क्या करते हैं, हड़बड़ी में आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। सोचो, एक बंदा है जिसकी परफेक्ट बॉडी है, परफेक्ट जॉब है, परफेक्ट रिलेशनशिप है, परफेक्ट लाइफस्टाइल है, वो सबको फ्लेक्स करता है हर पोस्ट में, हर कन्वर्सेशन में। पहले पहले लोग ना उसे एडमायर करते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद क्या होता है, लोग उससे हेट करने लग जाते हैं, उसकी गलतियां ढूंढने लग जाते हैं, उसे वो बाय हुक और बाय क्रुक गिरता दिखना चाहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इंसानों का दिमाग इस तरीके से प्रोग्राम्ड है कि उन्हें किसी और का परफेक्शन अपनी इम्परफेक्शन की याद दिलाता है। और ये जो फीलिंग होती है ना, वो बड़ी मिजरेबल सी, बड़ी अनबेरेबल सी फीलिंग होती है। आपको अगर झूठ लग रहा है तो हिस्ट्री उठा के देख लो। हर वो रूलर जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल दिखा, उसके अपने लोगों ने उस पर डाउट करना शुरू किया। हर सेलिब्रिटी जो बहुत ज्यादा परफेक्ट दिखा, पब्लिक ने उसे कैंसिल करने के अलग अलग रीजंस ढूंढे। एक टाइप से इस इनसिक्योरिटी को आप जेलेसी का भी नाम दे सकते हो। यही हमारे ह्यूमन नेचर है। इसीलिए आपको सबसे बड़ा मिस्टेक लाइफ में हो सकता है फ्लेक्स करना, और वो भी नॉन स्टॉप फ्लेक्स करना। आपको ना हर चीज दिखाने की जरूरत नहीं है, हर अचीवमेंट अनाउंस करने की जरूरत नहीं है। ये सब करने से हो क्या रहा है कि आप अपने ही हाथों से अपने आप को एक टारगेट बना रहे हो। इससे अच्छा मैं आपको सजेस्ट करूंगा, कभी कभी अपनी हार दिखाओ, कभी कभी स्ट्रगल दिखाओ, लोगों को ये फील होने दो कि तुम भी एक इंसान हो, तुम भी एक ऐसा इंसान हो जिसके अंदर फ्लॉज है, जो रिलेटेबल है, जो परफेक्ट नहीं है। अब इसके बाद आता है लॉ नंबर 47, डू नॉट गो पास द मार्क यू एम्ड फॉर। किसी भी जीत के बाद रुकना भी सबसे बड़ी पावर होती है। ये लॉ सबसे ज्यादा सिंपल है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल भी है इसे समझना, क्योंकि जब तुम जीत रहे होते हो ना, तब तुम्हें लगता है कि मैं और जीतूं, और कमाऊं, और आगे बढ़ूं। अगर मेरे पास मोमेंटम है तो मैं भला क्यों रुकूं। सोचो, मान लो तुमने किसी टाइप की एक डील क्रैक कर ली, क्लाइंट वहां पे बहुत ज्यादा खुश है, सब कुछ सेट है, पर तुम्हें लगा कि भाई मेरा मन अभी तक भरा नहीं है, मैं एक और डिमांड रखता हूँ। कहीं ना कहीं पे मैं और थोड़े पैसे निकालने की कोशिश करूंगा क्लाइंट से, लेकिन वहीं पे जब आप ये डील रखते हो तब क्लाइंट का मूड बदल जाता है और वो पूरी की पूरी डील को कैंसिल कर देता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। ये जो आपका जीतने का नशा है ना, वही एक दिन आपको लेके डूब सकता है। अब ये चीज ना रिलेशनशिप्स में भी होती है। अगर आर्ग्यूमेंट जीत भी जाओ, बट रुकने की जगह पे लोग क्या करते हैं, ताने मारते हैं, और एक टाइप से एक सेटल्ड मैटर फिर से अनसेटल्ड हो जाता है। अब वहीं पे ये चीज बिजनेस में भी होती है। कंपनी ग्रो कर रही होती है एकदम नॉर्मल पेस से, लेकिन तुम्हें ओवर एक्सपांड करने की लत लग जाती
होती है। तुमने बहुत बड़ी स्पेस ली, बहुत ज्यादा लोगों को हायर कर लिया और फिर आएगा एक सडन कोलैप्स। एग्जांपल के लिए हिस्ट्री के सबसे बड़े रूलर नेपोलियन को देख लो। उन्होंने ऑलमोस्ट पूरा का पूरा यूरोप जीत लिया था, लेकिन जहां पे उन्हें रुक जाना चाहिए था वहां पे उनकी ग्रीड ने उन्हें ओवरटेक कर लिया और उन्होंने रशिया पे अटैक किया और वहीं पे था उनका असली एंड। ये जो आपकी मोमेंटम होती है ना, जो आपने स्पीड पकड़ा होता है, वो परमानेंट नहीं होता, वो एक वेव में आता है। और जैसे हर एक वेव का पीक होता है, उसी तरह उसका एक लोएस्ट पॉइंट भी होता है। और यहाँ पे आपका सबसे बड़ा पावर मूव हो सकता है एग्जिटिंग एट द पीक पॉइंट। अब इसके बाद आएंगे हम लोग लॉ नंबर 48 पे, अज्यूम फॉर्मलेसनेस, यानी हमेशा पानी की तरह रहो। ये लॉ ना एक आखिरी लॉ है और ये एक टाइप से सारे लॉज की एक समरी है। ब्रूस ली की एक लाइन थी, बी लाइक वाटर। पानी का कोई शेप नहीं होता, पानी की तरह रहना सीखो। अगर उसे ग्लास में डालते हो तो वो ग्लास बन जाता है, अगर बॉटल में डालते हो तो वो बॉटल बन जाता है। जमीन पे गिरा दो तो जमीन पे अपना रास्ता खुद बना लेता है। वो कहीं पे एक जगह रुक के प्रेशर बिल्ड नहीं होने देता, वो बस फ्लो करता है। इसे ही कहते हैं फॉर्मलेसनेस, यानी किसी भी चीज में अडाप्ट कर जाना, किसी भी चीज में ढल जाना। जब भी लोग आपको डिफाइन कर देते हैं ना, वो आपको प्रेडिक्ट करने लग जाते हैं, और जब लोग आपको प्रेडिक्ट करने लग जाते हैं तब वो आपको आसानी से डिफीट कर सकते हैं। अगर आप हमेशा एक ही स्ट्रैटेजी यूज करते हो तो लोग उसका काउंटर डेवलप कर लेंगे। अगर आप हमेशा एक ही तरह से रिएक्ट करते हो तो लोग आपको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देंगे। अगर हमेशा आप एक ही आइडेंटिटी होल्ड करते हो तो लोग उस आइडेंटिटी को एक ना एक दिन अटैक जरूर करेंगे। लेकिन अगर वहीं पे तुम फॉर्मलेस हो जाते हो, तुम्हारा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, लोग तुम्हें प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, तो वो ना इस चीज को सोच भी नहीं पाएंगे कि आप आगे करने क्या वाले हो। हमारी एक सबसे बड़ी मिस्टेक होती है हमारी रिजिड आइडेंटिटी। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा ही करूंगा, मैं ये काम इसी तरीके से करता हूं, मैं ये कभी नहीं करूंगा। ये सब लाइंस के साथ ना आप अपने आप को एक टाइप से डिफाइन कर रहे हो, आपने अपने आप को लिमिट कर दिया है। आपको हमेशा इवॉल्व करना पड़ता है कॉन्स्टेंटली, एवरी सिंगल डे। हर साल आपको पिछले साल से बदलना पड़ेगा और गेम में टिके रहने का यही एक सिंपल फंडा है कि अपनी स्ट्रैटेजी बदलो और अपनी अप्रोच बदलो। और इस लॉ को ना मैंने अपनी खुद के लाइफ में बहुत ज्यादा यूज किया है। आप मेरे खुद के एग्जाम्पल से देख सकते हो। जब मैंने YouTube वीडियोस बनाना शुरू किया था तब मैं किसी अलग अप्रोच के साथ था, किसी अलग स्ट्रैटेजी के साथ था, लेकिन आज का वैभव एक अलग अप्रोच, एक अलग स्ट्रैटेजी के साथ बात करता है। आज का वैभव इस चीज को अच्छे से जानता है कि लोग उसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और जो उसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता वो उसे कभी कंट्रोल नहीं कर सकता, और जो उसे कंट्रोल नहीं कर सकता वो क्या ही किसी को हराएगा। तो इसी के साथ हमारी 48 लॉज ऑफ पावर की पूरी समरी खत्म हो जाती है। पार्ट 1 एक टाइप से तुम्हारे लिए एंट्री था। तुमने सीखा कि पावर क्या होती है, कैसे काम करती है, कैसे लोग उसे तुम्हारे खिलाफ यूज करते हैं और कैसे आप इसे एज अ डिफेंस वेपन यूज कर सकते हो। और वहीं पे पार्ट 2 तुम्हारा एक एलिवेशन था। तुमने सीखा कि कैसे खुद को पोजीशन करना है, कैसे लोगों को रीड करना है, कैसे पूरा का पूरा गेम स्ट्रैटेजी समझना है। एंड लास्टली पार्ट 3 तुम्हारा एंड गेम था। तुमने सीखा कि गेम को एक्चुअली में रूल्स के साथ कैसे खेला जाता है, कैसे खुद के रूल्स बनाए जाते हैं और कैसे फॉर्मलेस रहा जाता है। अब सुनो, इन सारे 48 लॉज ऑफ पावर में ना एक कॉमन थ्रेड है जो मैंने तुम्हें कभी भी किसी भी वीडियो में नहीं बताया है। लोगों को लगता है कि पावर मतलब लाउड होना, एग्रेसिव होना होता है, पावर मतलब फ्लेक्स करना होता है, लेकिन असल में पावर का असली फॉर्म होता है दैट नोबडी कैन कंट्रोल यू, नोबडी कैन प्रिडिक्ट यू। जब कोई तुम्हें समझ नहीं पाता, जब कोई तुम्हारे नेक्स्ट मूव गेस नहीं कर पाता, तब तुम बनते हो असली मैनिपुलेशन एक्सपर्ट। ये जो फ्रीडम है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो खुद आपको बिल्ड करनी पड़ती है अपने डिसीजन से, अपने अवेयरनेस से और अपने डिसिप्लिन से। और ये जो लॉज है ना वो आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे, दुनिया समझने में मदद करेंगे, लोग समझने में मदद करेंगे और इनफैक्ट खुद को भी समझने में मदद करेंगे। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ ये सेम लॉस तुम्हें एक करप्ट इंसान भी बना सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ तभी होगा अगर तुमने इन लॉस को सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के फायदे के लिए यूज किया हो। अगर आप इन लॉस का यूज बिना सोचे समझे करोगे तो आप पावरफुल जरूर बनोगे, लेकिन आप उतने ही अकेले भी बनोगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, पावर विदाउट ह्यूमैनिटी इज नॉट पावर एट ऑल, इट इज अ प्रिजन। ये एक टाइप से सोने का जेल है जो बस दिखने में अच्छा लगता है लेकिन अंदर से उतना ही खाली है। मेरा काम बस यहाँ पे सिखाना था, एंड में चॉइस बस आपकी है कि इन लॉज को आपको एक स्वॉर्ड की तरह यूज करना है या फिर एक शील्ड की तरह यूज करना है। ये लॉज दोनों के लिए काम करते हैं और दोनों के लिए रिजल्ट्स बहुत अलग देते हैं। और अगर तुम यहाँ तक ये वीडियो देख चुके हो और पहले के पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देख चुके हो तो मुझे कमेंट्स में ये चीज प्लीज जरूर बताना कि इनमें से आपको कौन सा लॉ सबसे बेस्ट लगा, कौन सा लॉ सबसे ज्यादा बेनिफिशियल लगा, क्योंकि मुझे भी देखना है कि कौन सा लॉ सबसे ज्यादा लोगों को हिट कर रहा है। और एक और चीज, अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो फिर से एक बार बता दो कि डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मैंने दे दी है, इनफैक्ट आई बटन में भी मैंने इसकी लिंक दे दी है, तो जाके इसे एक बार जरूर देखना। और अगर आपने देखा भी है तो उसे एक बार जाके रिवाइज जरूर करना। और याद से मेरी ये लाइन हमेशा याद रखना कि ये वीडियो किसी को भी शेयर मत करना। अगर ये आपके फीड पे आई है तो ये बस आपके लिए बनी है। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप लर्निंग एंड एज ऑलवेज कीप इंस्पायरिंग।